We are waiting for the expert. Please be with us. Good morning, ma'am. Rajesh sir, are you there? Yes. So very good morning to all my dear students, all my senior member, and all my members of here for attending such a beautiful topic REST API using Spring Boot. This is starting the Sage Talk. It is the culture of our welcome our guests with the such Sage video. So I am sure we are going to start the session. Appointment order experience. मैडम बोलेगी कि आप क्या सबके आपको एक रिपोर्ट बना के देंगे यहाँ पे रोज इतना बुरा मैडम नहीं So Rajesh sir, very welcome to you. This audience is hand over to you. Student, kindly ready your frequently asked questions in the last. So Rajesh sir, over to you. Okay, thank you, ma'am. Good morning, students. Yes sir, your voice is audible, but your Yes, video is not. Okay, good morning, students. Yes sir, now. Good morning, students. Myself Rajesh Rai. I'm managing director at Kalturi Software Solutions Private Limited and having 10 plus years experience as a Java developer as well as Java developer. तो आज के सेशन में आपको बताऊंगा कि how to create a REST API by using Spring Boot. तो बेटा आप लोगों को स्प्रिंग बूट स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बेसिक आइडिया होना चाहिए ऊप्स कॉन्सेप्ट्स, मतलब आपको थोड़ा बहुत कोर जावा का नॉलेज होना चाहिए। तो अपने पास टाइम कम है तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ स्प्रिंग बूट हाउ टू इम्प्लीमेंट स्प्रिंग बूट सॉरी जावा एप्लीकेशन बाय यूजिंग स्प्रिंग बूट। तो बेटा इसके लिए आपको प्री रिक्वायरमेंट है कि जैसे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सॉफ्टवेयर की आपको नीड रहेगी। सबसे पहले तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा आपके सिस्टम पर JDK 1.8, इसके बाद में HTS और वर्कबेंच डेटाबेस के लिए अपन यहाँ पर यूज करेंगे वर्कबेंच। तो बेटा यहाँ पर ये मेरा
स्टार्ट हो गया मतलब स्प्रिंग टूल स्वीट है ना। और आप इस एप्लीकेशन को कैसे क्रिएट करेंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन होगा आपका मेनू बार पर, फाइल पर जाएंगे, न्यू, और यहाँ पर ये प्रोजेक्ट। सर स्क्रीन इसका बनाएंगे बेटा यहाँ पर। ओके 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 राजेश सर प्लीज जी जी शेयर जी। Hello, good morning, everyone. हेलो मैडम। yes sir you can share your screen. ओके, नाउ माय स्क्रीन विजिबल। yes sir ओके देखो स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है यहाँ पर HTS पर हमें स्प्रिंग बूट एप्लीकेशंस को क्रिएट करना है। तो इसके लिए आपका स्प्रिंग जो भी HTS करें इसको आपको स्टार्ट करना होगा, मतलब ऑपरेट करना होगा। इस पर एक मेनू होगा यहाँ पर, और मेनू पर एक ऑप्शन है यहाँ पर फाइल, है ना, जिसे आप नॉर्मली तो सब अपनी अपनी पीपीटी खोल लीजिए फटाफट। yes ठीक है। sir यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे न्यू, और न्यू के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा आपका प्रोजेक्ट पर हमें क्या करना बेटा, यहाँ पर स्प्रिंग बूट, हमें यहाँ पर स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन बनाना है। तो इसके लिए यहाँ पर ये स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन बनाना है हमें यहाँ पर। तो जैसे आप यहाँ पर इसको जैसे एक बार फिर से देख लिया, आप फाइल पर आएंगे, न्यू, प्रोजेक्ट पे जाएंगे, तो आपके यहाँ पर ये डायरेक्ट हो गए, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे आपके, जैसे जनरल है ना, ग्रेडल, जावा, मेवन, प्लगइन डेवलपमेंट, और यहाँ पर स्प्रिंग बूट। क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, स्प्रिंग बूट एप्लीकेशंस को क्रिएट कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर किसमें आएंगे, स्प्रिंग बूट डायरेक्टरी पर। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है यहाँ पर आप लोग अपना फोन साइड में रख स्प्रिंग, दीजिए और क्लास चलती रहेगी, ठीक है बच्चों? है ना। इस पर न्यू पे क्लिक करके यहाँ पर, अब जैसे मुझे यहाँ पर स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन का नाम देना है, तो यहाँ पर अपन नेम प्रोवाइड करेंगे इसको। यहाँ पर इसको नाम दिया मैंने यहाँ पर बेसिक ऑपरेशन अपन यहाँ पर परफॉर्म करेंगे। जेडी के कौन सा लेकर चलेंगे अपन यहाँ पर 8 मेवन टाइप। बेटा ये मेवन आप देख लेना यहाँ पर, क्योंकि इतना टाइम नहीं है अपने पास यहाँ पर कि मेवन को अपन एक्सप्लेन करें। और अगर आपके यहाँ पर पैकेज का नाम देना है तो मैंने यहाँ पर दे दिया ये डेमो, com.demo। ठीक है बेटा, आपके यहाँ पर हेलो, yes और sir यहाँ your पर voice पैकेज का नाम क्या है, डेमो। ठीक है, बाकी की चीजें जैसे लिखी वैसे लिखी रहने दें आप यहाँ पर। फिर यहाँ पर नेक्स्ट। अब बेटा इसमें क्या रहता है, जार फाइल ऐड करनी पड़ती है। जैसे आपने सिंपल जावा के प्रोग्राम्स बनाए ना, तो उसमें भी आप क्या कहते थे, जार ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। तो अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो इसलिए अपन यहाँ पर क्या क्या जार ऐड करेंगे यहाँ पर, 125 रोल नाम चेंज हो है ना। तो जार को ऐड करने के लिए अपन क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर मतलब जार को यहाँ पर टेक्निकली बोला जाता है डिपेंडेंसी, है ना। किसकी डिपेंडेंसी, यहाँ पर स्प्रिंग की डिपेंडेंसी। तो इनको ऐड करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर जैसे वेब को ऐड करना है मुझे, MySQL ड्राइवर को ऐड करना है, और स्प्रिंग JPA, ठीक है। क्या हमें यहाँ पर 3 चीजों की रिक्वायरमेंट रहेगी यहाँ पर, मतलब कौन कौन सी डिपेंडेंसी हमें यहाँ पर ऐड करना है, स्प्रिंग वेब, MySQL ड्राइवर, स्प्रिंग डेटा, JPA। नेक्स्ट नेक्स्ट। बेटा थोड़ा सा टाइम लेगा यहाँ पर, तो इसको क्रिएट होने दिया। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पर ये थोड़ा सा क्योंकि सारी डिपेंडेंसी जो है ना डाउनलोड होती है, तो हमें ऐड करने की जरूरत नहीं रहती है, ये ऑटो वेरीफाई करता है। क्या बोल रहे हैं? तो बेटा वर्कबेंच में आएंगे अपन यहाँ पर, और एक अपना नया स्कीमा क्रिएट करेंगे। तो स्कीमा क्रिएट करने के लिए अपन यहाँ पर क्लिक करेंगे। देखो ये ऑप्शन यहाँ पर आपका 1 2 3 4 4 नंबर का, इसमें हम देंगे स्कीमा का नाम, तो मैंने यहाँ पर दिया EMP। अप्लाई फिनिश्ड। तो ये हमारा एक डेटाबेस बन गया, मतलब स्कीमा यहाँ पर क्रिएट हो गया, एम्प्लॉय के नाम से बनाया अपन ने यहाँ पर, मतलब EMP। देख लेते हैं यहाँ पर, ये एप्लीकेशन बेटा बनकर हमारी यहाँ पर तैयार हो गई है। तो देख पाए इस जो प्रोजेक्ट है हमारा जो क्रिएट हुआ है अभी यहाँ पर, इसको मैं एक्सप्लोर करता हूँ यहाँ पर। तो देखो बेटा आपके यहाँ पर इतने ढेर सदस्य बने होंगे,
अब आपको जो जावा की मेन कोडिंग है ना वो कहाँ पर करेंगे आप, src मेन है ना और जावा, ये फोल्डर होगा आपका src/main/java। इसको अपन यहाँ पर एक्सप्लोर करें तो देखो मैंने यहाँ पर पैकेज का नाम दिया था यहाँ पर com.daemon डेमनो, जो भी हो गया है कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पर स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन क्या करता है बेटा, यहाँ पर ऑटोमेटिक एक क्लास क्रिएट कर देता है ना। जिस भी नाम से आपने यहाँ पर प्रोजेक्ट क्रिएट किया है ना, उसी नाम से क्या करता है यहाँ पर एक क्लास बना देता है। क्लास का नाम देता है, जैसे बताया मैंने प्रोजेक्ट कैसा बनाया मैंने, बेसिक क्रेड। तो यहाँ पर बेसिक क्रेड एप्लीकेशंस करके क्या कर दिया, यहाँ पर स्प्रिंग बूट जो फ्रेमवर्क है ना, इसने एक क्लास क्रिएट कर दी है। तो इस क्लास को देखिए अपन यहाँ पर, तो देखो बेटा इसके अंदर क्या बना दिया इसने, यहाँ पर एक मेन मेथड बना दी है और मेन मेथड के अंदर स्प्रिंग एप्लीकेशन डॉट रन, मतलब किसको रन करना है हमें यहाँ पर, बेसिक क्रेड एप्लीकेशंस को, ठीक है ना। और ये जो क्लास है ना, इस क्लास को किससे एनोटेट किया बेटा इसने, यहाँ पर स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, ये एक एनोटेशन होती है। थोड़ा सा पढ़ना एनोटेशंस के बारे में, ये एक एनोटेशंस होती है। इस एनोटेशंस का मतलब ये हो गया कि यहीं से हमारा स्प्रिंग बूट के जो प्रोजेक्ट है ना उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, जो स्प्रिंग बूट है ना, जो फ्रेमवर्क है हमारा, ये स्प्रिंग एमबीसी को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है यहाँ पर, ये स्प्रिंग एमबीसी को फॉलो करता है। तो एमबीसी का मतलब क्या होता है हमारे यहाँ पर, मॉडल व्यू एंड कंट्रोलर, मॉडल व्यू एंड कंट्रोलर। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर, ये उसको भी फॉलो करता है, साथ साथ में क्या होता है बेटा यहाँ पर, ये लेयर बेस्ड आर्किटेक्चर होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वर्क करती है। तो अब अपन क्या करेंगे यहाँ पर, डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है बेटा, यहाँ पर डेटाबेस तो बना लिया हमने। यहाँ पर डेटाबेस के अंदर मुझे क्या करना है, टेबल क्रिएट करना है ना। ये डेटाबेस है, डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट करना है। तो आपको जो है ना स्प्रिंग एप्लीकेशंस में टेबल क्रिएट करने की जरूरत नहीं रहती है, क्योंकि स्प्रिंग बूट जो है ना ये ऑटोमेटिक क्या करता है, हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप एक क्लास बनाएंगे, उस क्लास को ये डायरेक्ट क्या करेगा, आपकी डेटाबेस टेबल के साथ में मैप कर देगा। तो मैं यहाँ पर इस पैकेज का एक सब पैकेज बना रहा हूँ यहाँ पर। इस पैकेज को नाम दिया मैंने यहाँ पर एंटिटी। एंटिटी पैकेज के अंदर मैं यहाँ पर एक एंटिटी क्लास बनाऊंगा। एक क्लास बना दी मैंने यहाँ पर, क्लास को नाम दिया मैंने एम्प्लॉय। एम्प्लॉय क्लास बन गई है। अब इस क्लास के अंदर मैं क्या करूंगा, इसकी यहाँ पे प्रॉपर्टीज को डिफाइन करूंगा। जैसे एम्प्लॉय लॉन्ग टाइप का क्या ले लिया मैंने यहाँ पर, एम्प्लॉय नंबर। यहाँ पर बनाएंगे अपन प्राइवेट। स्ट्रिंग टाइप का बनाएंगे अपन यहाँ पर, एम्प्लॉय का नेम। और फ्लोट टाइप की क्या बनाएंगे, एम्प्लॉय की अपन यहाँ पर सैलरी। क्लियर इतना। और यहाँ पर एक मैं नॉन पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ, यहाँ पर नॉन पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर बना दिया है। अब इन हायर प्रॉपर्टीज के लिए क्या करेंगे अपन, यहाँ पर एक एक गेटर और सेटर मेथड्स बनाएंगे। तो गेटर और सेटर मेथड्स कैसे बनाओगे आप यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर एक सोर्स करके एक ऑप्शन है, सोर्स जनरेट गेटर एंड सेटर्स। तो जैसे अपन यहाँ पर क्लिक करेंगे, अब ये पूछेगा किन किन के लिए आपको यहाँ पर गेटर और सेटर मेथड्स बनानी है। तो हमें सभी के लिए बनाना है, तो सभी को अपन यहाँ पर क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे और जनरेट कर देंगे। देखो एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर दूं, मैंने यहाँ पर एक पैकेज बनाया यहाँ पर सॉरी इसका नाम गलत हो गया, डेमो मैं इसको रीड करूंगा, डेमो एंटिटी है ना। एक पैकेज बना, इस पैकेज के अंदर मैंने यहाँ पर एक एंटिटी क्लास बना दी है और इस क्लास को क्या नेम दिया मैंने यहाँ पर, एम्प्लॉय। अब इस एम्प्लॉय क्लास के अंदर मैंने यहाँ पर इसके 3 प्रॉपर्टीज डिफाइन कर दी है ना। पहला दिया अपन ने यहाँ पर लॉन्ग टाइप का यहाँ पर एम्प्लॉय नंबर, स्ट्रिंग टाइप का नेम एंड फ्लोट टाइप की सैलरी, ठीक है। और अपन इस क्लास के अंदर क्या बना दिया यहाँ पर, एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। अब क्या करना है, हर एक प्रॉपर्टीज को ऑब्जेक्ट के अंदर अगर मुझे सेट करना और गेट करना है, तो क्या करेंगे यहाँ पर सेपरेट एक गेटर और सेटर मेथड्स बनाएंगे। तो ये गेटर और सेटर मेथड्स कैसे बनाना है, क्योंकि आप यहाँ पर एक आईडीज का यूज कर रहे हैं ना यहाँ पर, तो आईडी आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है हाउ टू जनरेट गेटर एंड सेटर मेथड्स फॉर एवरी प्रॉपर्टी ऑफ अ क्लास। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है सोर्स। सोर्स पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो इनमें से देखिए बेटा आप यहाँ पर एक ऑप्शन हमारे यहाँ पर जनरेट गेटर एंड सेटर्स। तो जैसे अपन उस पर क्लिक करेंगे तो अब ये यहाँ पर पूछेगा कि किन किन प्रॉपर्टीज के लिए आपको यहाँ पर गेटर और सेटर मेथड्स बनानी है। तो हमें सभी के लिए बनाना है, तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट ऑल कर लूंगा। सिलेक्ट किया मैंने यहाँ पर, और नीचे देखो यहाँ पर एक ऑप्शन है यहाँ पर जनरेट। जैसे अपन यहाँ पर जनरेट पर क्लिक करेंगे
तो ये क्या कर देगा बेटा यहाँ पर सारी प्रॉपर्टीज के लिए एक एक गेट अरो सेटर मेथड्स जनरेट कर देगा। तो ये अपन ने एंटिटी यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। अब हमें क्या करना है, इस जो एंटिटी बनाई ना, इस एंटिटी कोई हमें क्या करना है, इसके रिस्पेक्ट में हमें डेटाबेस जो डेटाबेस बनाया ना अपन ने, मतलब स्कीमा बनाया, उसकी स्कीमा के अंदर मुझे यहाँ पर टेबल क्रिएट करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे अपन, यहाँ पर एक एनोटेशन होती है एंटिटी, अपन यहाँ पर एंटिटी, तो ये एंटिटी जो है ना बेटा, ये एनोटेशन किस पैकेज से लोगे आप, यहाँ पर जावा x.entity पैकेज से। और इसके अंदर हमें क्या करना है, यहाँ पर एक प्राइमरी की बनाना है ना, हमें क्या करना है, एक प्राइमरी की भी बनाना रहेगा। तो अभी आप एक बार फिर से सुन लीजिए, क्लास बनाई मैंने, इस क्लास के अंदर प्रॉपर्टी गेट सेटर मेथड्स बना दी है, ठीक है ना। अब ये जो क्लास है ना, इस क्लास की मैपिंग मुझे किसके साथ में करना है, डेटाबेस के अंदर टेबल के साथ में करना है, ठीक है ना, क्योंकि टेबल तो हमने बनाई नहीं है। अब ये टेबल ऑटोमेटिक कौन बनाएगा, हमारा स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क बनाएगा। तो अब ये कैसे बनाएगा, इस क्लास के की मैपिंग हमें कैसे करना, डेटाबेस टेबल से करना है। तो टेबल कैसे क्रिएट होगी बेटा आपके यहाँ पर, तो हमें उस टेबल को क्रिएट करने के लिए इस एम्प्लॉय क्लास को किससे एनोटेट करना पड़ेगा, यहाँ पर एंटिटी एनोटेशन से, है ना, इसको एनोटेट करना पड़ेगा। तो जैसे अपन यहाँ पर इस प्रोग्राम को अभी एग्जीक्यूट करेंगे ना, तो इस एंटिटी मतलब ये एंटिटी एनोटेशंस के कारण क्या होगा, आपके डेटाबेस जो डेटाबेस बनाया अपने एम्प्लॉय, उसके अंदर जाकर ये क्लास एक टेबल क्रिएट हो जाएगी। उस टेबल से कॉलम्स क्या क्या रहेंगे, रोल नंबर रहेगा, एम्प्लॉय नंबर रहेगा, नेम रहेगा और सैलरी रहेगा, और इनका जो टाइप है ना, वही टाइप क्या हो जाएगा आपके यहाँ पर डेटाबेस टेबल का टाइप ही हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, राजेश सर आवाज ब्रेक हो रही है। एक डेटाबेस टेबल के अंदर क्या करना है बेटा, हमें यहाँ पर एक प्राइमरी की भी बनाना है। तो इस प्राइमरी की को बनाने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो प्राइमरी की बनाना है, तो इसको बनाने के लिए अपन इसको एनोटेट करेंगे, इसके साथ यहाँ पर एक आईडी नाम की एनोटेशन होती है। तो आईडी नाम के एनोटेशन ने किसको एनोटेट किया बेटा, यहाँ पर इस एम्प्लॉय नंबर को। तो एम्प्लॉय नंबर क्या होगा आपके यहाँ पर, एक प्राइमरी की बन गया है। अब अगर इसको मुझे ऑटो इंक्रीमेंट करना है, तो इसके लिए एक और यहाँ पर एनोटेशन होती है, यहाँ पर जनरेट, यहाँ पर जनरेट वैल्यू करके एक एनोटेशन होती है, ठीक है। तो इसमें हम ये स्ट्रेटजी लगाएंगे अपन यहाँ पर कि किस टाइप का बनाना है इसको, यहाँ पर तो अपन इसको बना देंगे अपन यहाँ पर जनरेटेड ऑटो टाइप का, मतलब ये ऑटोमेटिक जनरेट होनी चाहिए, क्लियर यहाँ पर। तो इस तरीके से कंप्लीट कर लिया अपन यहाँ पर एंटिटी। अब इस एंटिटी को मुझे किससे कनेक्ट करना है, यहाँ पर डेटाबेस से कनेक्ट करना है। तो इसके लिए अपन यहाँ पर क्या करेंगे, एक पैकेज और बनाएंगे। इस पैकेज को बोलेंगे अपन यहाँ पर रेपो, मतलब रिपोजिटरी। तो अपन यहाँ पर एक क्लास बनाएंगे, यहाँ पर एम्प्लॉय इंटरफेस बनाएंगे अपन यहाँ पर, क्योंकि वो इंटरफेस बनाना पड़ता है हमें। इंटरफेस बनाया अपन यहाँ पर, इंटरफेस को नेम दिया मैंने यहाँ पर एम्प्लॉय, है ना, ये रेपो, ये बन गया अपना इंटरफेस। अब इस इंटरफेस को मैं क्या करूंगा, यहाँ पर चाइल्ड बनाऊंगा अदर इंटरफेस का, ये जेपीए, चलो ये क्रेड लेके चलते हैं अपन यहाँ पर, एक्सटेंड करेंगे अपन यहाँ पर एक क्या होता है, एक्सटेंड करेंगे अपन यहाँ पर जेपीए रिपोजिटरी। ये एक इंटरफेस होता है बेटा हमारे यहाँ पर जेपीए रिपोजिटरी, ठीक है ना। इस इंटरफेस के अंदर प्री डिफाइंड मेथड्स होती है, उन मेथड्स के हेल्प से हम क्या करेंगे, हमारी जो डेटाबेस टेबल है ना, उसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। जैसे मुझे ऐड करना डेटा को, है ना, रिट्रीव कराना है, सर्च करना है, फाइंड ऑल करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, इस टाइप की जो भी ऑपरेशंस हमें डेटाबेस के ऊपर अप्लाई करना होगा ना, तो उससे रिलेटेड सारी मेथड्स कहाँ पर डिफाइंड होगी हमारे यहाँ पर, इस जेपीए रिपोजिटरी जो इंटरफेस है ना, इस इंटरफेस के अंदर होंगे, ठीक है ना। और उनको अपन ने कहाँ पर एक्सटेंड कर लिया है, हमारे यहाँ पर ये एम्प्लॉय रेपो इंटरफेस के अंदर हमने क्या कर लिया, इनको एक्सटेंड कर लिया है, या बोल सकते हैं आप यहाँ पर इनको अपन ने इनहेरिट कर लिया है। अब यहाँ पर हमें टाइप बताना पड़ेगा कि किसके ऊपर आपको अप्लाई करना है। तो अपन ने यहाँ पर एक एंटिटी बनाई थी ना, एम्प्लॉय नाम की एंटिटी, वो एंटिटी अपन यहाँ पर पास करेंगे, और इस एंटिटी के अंदर जो प्राइमरी की है, उस प्राइमरी की का टाइप क्या है, लॉन्ग, तो अपन यहाँ पर ये पास कर देंगे लॉन्ग। एक बार फिर से देखिए आप यहाँ पर,
हमने एक यूजर डिफाइंड इंटरफेस बनाया एम्प्लॉय रेपो, इसमें मैंने एक्सटेंड किया यहाँ पर जेपीए रिपोजिटरी, ठीक है ना। अब जेपीए रिपोजिटरी के अंदर क्या है, डेटाबेस टेबल के ऊपर जो भी हमें ऑपरेशंस परफॉर्म करना है, उन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए जो भी मेथड्स है वो कहाँ पर अवेलेबल है, हमारे यहाँ पर जेपीए रिपोजिटरी इंटरफेस के अंदर। अब ये आपको किसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करना है, मतलब किस एंटिटी या किस टेबल के ऊपर परफॉर्म करना है, तो वो हमें यहाँ पर नेम प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो अपन यहाँ पर किसका नेम प्रोवाइड करेंगे, एंटिटी, क्योंकि एंटिटी की मैपिंग किससे, हमारी यहाँ पर डेटाबेस टेबल से। अब इस टेबल के अंदर जो भी प्राइमरी की है ना, उस प्राइमरी की का टाइप क्या है, लॉन्ग, जो कि मैंने यहाँ पर बनाया है ये लॉन्ग टाइप का, तो ये लॉन्ग अपन यहाँ पर पास करेंगे। अब जो इंटरफेस है, इस इंटरफेस को भी क्या करना है, मुझे यहाँ पर रिपोजिटरी बनाना है, तो इसके लिए अपन इसको भी किससे एनोटेट करेंगे, यहाँ पर रिपोजिटरी एनोटेशन से अपन इसको यहाँ पर एनोटेट करेंगे। अब जो रिपोजिटरी एनोटेशन है ना बेटा, ये कहाँ पर है, हमारी org.springframework stereotype.repository इस पैकेज के अंदर ये अवेलेबल है। तो हमारे यहाँ पर रिपोजिटरी भी यहाँ पर बनकर कंप्लीट हो गई है। फिर अपन यहाँ पर क्या बनाएंगे बेटा, सर्विसेज बनाएंगे। सर्विसेज मतलब हमें डेटाबेस टेबल के ऊपर क्या क्या बिजनेस ऑपरेशंस परफॉर्म करना है ना, क्या क्या हमें बिजनेस लॉजिक्स लिखना है, तो सारे लॉजिक्स कहाँ पर लिखेंगे अपन यहाँ पर सर्विसेज के अंदर। तो मैं यहाँ पर एक पैकेज बना रहा हूँ com.demo.service। सर्विसेज के लिए बेटा अपन यहाँ पर बनाते हैं इंटरफेस, तो मैंने यहाँ पर बना दिया एम्प्लॉय सर्विस करके एक इंटरफेस बना दिया। अब इस इंटरफेस के अंदर क्या करेंगे, अपन यहाँ पर मेथड्स डिफाइन करेंगे, है ना, कि कौन कौन से मेथड्स होंगी। तो अपन यहाँ पर लिखा है ये एम्प्लॉय, मेथड का रिटर्न टाइप दिया मैंने एम्प्लॉय, एड एम्प्लॉय करके अपन यहाँ पर एक मेथड बना दिए। अब इस मेथड में पैरामीटर किस टाइप का पास करेंगे, एम्प्लॉय टाइप का, एम्प्लॉय। इसी टाइप से अपन किसके लिए बनाएंगे, अपडेट के लिए बनाएंगे, अपडेट एम्प्लॉय। अपडेट एम्प्लॉय इस टाइप से अपन यहाँ पर बनाएंगे डिलीट के लिए, तो डिलीट का रिटर्न टाइप अपन देंगे अपन यहाँ पर, हाँ ये बूलियन, मैंने इसका रिटर्न टाइप दिया बूलियन, डिलीट एम्प्लॉय। और इसमें क्या पास करेंगे अपन, लॉन्ग टाइप की एम्प्लॉय की आईडी, मतलब एम्प्लॉय नंबर। टाइप से सर्च करना है हमें यहाँ पर गेट एम्प्लॉय, किसके अकॉर्डिंग सर्च कराओगे इसको भी आप यहाँ पर एम्प्लॉय नंबर के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। ऐड किया, अपडेट किया, डिलीट किया और सर्च। अगर मुझे लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय चाहिए, मतलब हमारे डेटाबेस टेबल के अंदर कितने एम्प्लॉय हैं वो सारे के सारे अगर एम्प्लॉयज को मुझे यहाँ पर रिट्रीव कराना है, इसके लिए अपन क्या बनाएंगे, यहाँ पर एक मेथड बनाएंगे। उस मेथड का टाइप क्या होना चाहिए, लिस्ट। क्यों, क्योंकि अपन सारे के सारे एम्प्लॉय को रिट्रीव करा कर ला रहे हैं, है ना। तो अब सारे एम्प्लॉय होंगे तो एक से ज्यादा होंगे, एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स होंगे, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, एक कंटेनर के अंदर स्टोर करना पड़ेगा। वो कंटेनर जो टेक्निकली होगा उसको क्या बोलेंगे अपन यहाँ पर, लिस्ट। क्योंकि आपने कोर जावा में पढ़ी होगी लिस्ट, है ना, कलेक्शन फ्रेमवर्क पढ़ा होगा। तो हमें यहाँ पर क्या लेकर आना, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय। अपन यहाँ पर लिखेंगे गेट ऑल एम्प्लॉयज। इसके लिए अपन यहाँ पर ये मेथड्स बना लिए हैं। मतलब कितने ऑपरेशंस परफॉर्म करना है हमें डेटाबेस टेबल पर, 1 2 3 4 5। तो उससे रिलेटेड सर्विसेज अपन ने कहां पर डिफाइन कर दिया पर, इस सर्विस नाम के इंटरफेस में। अब हमें क्या करना है, इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करना है। तो बेटा ये यहाँ पर प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसा ही बता रहा हूँ जैसा रियल में इंडस्ट्री के अंदर वर्क होता है। तो अपन यहाँ पर लिखेंगे सर्विस IMPL, मतलब जो सर्विस इंटरफेस बना ना उसको अपन ने इंप्लीमेंट करने के लिए यहाँ पर कुछ क्लासेस बनानी पड़ेंगी। उन क्लासेस को अपन कहाँ पर बनाएंगे, यहाँ पर com.demo.service IMPL पैकेज के अंदर। तो यहाँ पर मैं एक क्लास बनाऊंगा, इस क्लास को नाम दिया मैंने यहाँ पर एम्प्लॉय सर्विस IMPL। इस क्लास में मैं क्या करूंगा, यहाँ पर उस इंटरफेस को मैं यहाँ पर इंप्लीमेंट करूंगा। कौन सा इंटरफेस यहाँ पर, ये एम्प्लॉय सर्विस इंटरफेस को।
और उन सारी मेथड्स को अपन यहाँ पर क्या करेंगे, ओवरराइड करेंगे, जो कि आपने पढ़ा होगा इंटरफेस के कॉन्सेप्ट में, ठीक है ना। अब इस जो क्लास बनाई है अपन ने यहाँ पर जो इंटरफेस बनाई, इंटरफेस को मैं क्या करूंगा यहाँ पर, इसको एनोटेट करूंगा सर्विस एनोटेशन से, क्योंकि तभी हमारा स्प्रिंग फ्रेमवर्क जो है ना समझ पाएगा कि ये जो इंटरफेस है ना ये सर्विस टाइप का है। इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपके स्प्रिंग फ्रेमवर्क को कौन प्रोवाइड करेगा यहाँ पर, ये सर्विस एनोटेशन। सर्विस एनोटेशन बताएगी कि ये जो इंटरफेस है ये आपका नॉर्मल इंटरफेस नहीं है, ये एक सर्विस इंटरफेस है। क्यों? क्योंकि इस इंटरफेस को आपने किससे एनोटेट किया यहाँ पर, सर्विस एनोटेशन से। तो अपन यहाँ पर इस सर्विस को यहाँ पर इंप्लीमेंट कर लिया। अब अपन यहाँ पर लिखेंगे बिजनेस लॉजिक, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ऑटो वायर करूंगा, इसको ऑटो वायर करूंगा मैं यहाँ पर। जो अपन ने एम्प्लॉय रिपोजिटरी बनाई थी ना अपन यहाँ पर, एम्प्लॉय रिपो इंटरफेस, उसको मैंने यहाँ पर ऑटो वायर कर लिया है। ऑटो वायरिंग का मतलब ये होता है कि बेटा इंटरनली क्या होता है कि अगर हमें किसी इंटरफेस या किसी क्लास के मेंबर्स को एक्सेस करना है तो उसके लिए क्या बनाना पड़ता है, हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। लेकिन स्प्रिंग फ्रेमवर्क आपको बोलता है कि आपको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पर इस इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो ऑब्जेक्ट तो क्रिएट होगा ही नहीं यहाँ पर, क्योंकि ये तो आपने पढ़ा ही होगा कि वी कैन नॉट इंस्टेंशिएट एन इंटरफेस, ठीक है ना। तो इस इंटरफेस के अगर मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है या इसको मुझे इंस्टेंशिएट करना है तो इसके लिए क्या बनाना पड़ता है, आपको इस ऑब्जेक्ट की चाइल्ड क्लास बनाना पड़ता है। तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क बोलता है कि आपको यहाँ पर ना ही कोई चाइल्ड क्लास बनाने की जरूरत है, ना ही अलग से कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि मैं ही आपको क्या करूंगा, यहाँ पर रेडीमेड ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करूंगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ आपको यहाँ पर इंटरफेस का नाम लिखना है, उसका रेफरेंस बनाना है, और इस इंटरफेस को आप किससे क्या एनोटेट कर दोगे, यहाँ पर ऑटो वायर से। और ध्यान रहे कि ऑटो वायर किस पर करोगे बेटा, आप यहाँ पर कुछ बीन्स क्रिएट होती हैं, है ना, कुछ बीन्स क्रिएट होती हैं। तो ये अब कभी अगर बाद में कभी सेशन स्टार्ट हुआ तो तब मैं आपको बता दूंगा। तो अभी आप इतना याद रखें, यहाँ पर अगर मुझे यहाँ पर किसी रिपोजिटरी का या किसी सर्विस का ऑब्जेक्ट बनाना हुआ तो अपन किसका यूज करेंगे, यहाँ पर ऑटो वायर एनोटेशन का यूज करेंगे, है ना। तो अब हमें जब भी ऑब्जेक्ट को सेट करना होगा तो हम किस मेथड को कॉल करेंगे, यहाँ पर सर्विस की इस ऐड मेथड को कॉल करेंगे। इस ऐड मेथड में क्या पास करना पड़ेगा हमें, यहाँ पर एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट को मुझे सेव करना है तो यहाँ पर जो रिपोजिटरी है ना इसके पास मेथड होती है यहाँ पर सेव। तो किसको सेव करना है हमें, यहाँ पर एम्प्लॉय क्लास के ऑब्जेक्ट को। तो एम्प्लॉय को अपन ने यहाँ पर सेव कर दिया है। जो ऑब्जेक्ट सेव हुआ है ना उस ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन भी मुझे चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो मेथड है ना इस मेथड का रिटर्न टाइप क्या होता है बेटा, यहाँ पर एम्प्लॉय टाइप का ही होता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था जो रिपोजिटरी है ना हमारी जो बनाई थी अपन ने, इसमें क्या पास किया था अपन ने, यहाँ पर एम्प्लॉय पास किया था। तो जब भी अपन इसकी सेम मेथड को कॉल करेंगे, जो सेम मेथड है ना, तो जो ऑब्जेक्ट सेव हुआ है ना, या जिस भी क्लास का ऑब्जेक्ट सेव हुआ है उस क्लास के ऑब्जेक्ट को ये रिटर्न करती है। तो ये रिटर्न होकर किसमें स्टोर हो जाएगा, हमारे यहाँ पर इस एम्प्लॉय नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। और इस एम्प्लॉय नाम के वेरिएबल को मैं यहाँ से क्या कर दूंगा, रिटर्न करा दूंगा। एक मिनट बेटा चार्जर लगा लूंगा। Everyone join again if the meeting end abruptly. हाँ विकास बस आ रहा हूँ बेटा, थोड़ी देर में चल रहे हैं। हाँ आ रहा हूँ साथ में चलेंगे। नहीं बोला है ना, ठीक है। हाँ चलो ठीक है, ओके। ठीक है बेटा, इसी टाइप से हमें क्या करना है, यहाँ पर अपडेट को इंप्लीमेंट करना है। तो अपडेट किसको करना है, एम्प्लॉय को करना है। किसको अपडेट करोगे आप, यहाँ पर एम्प्लॉय को अपडेट करोगे। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर EMP हम चेक करेंगे यहाँ पर कि जिसको हमें अपडेट करना है वो ऑब्जेक्ट हमारा डेटाबेस में अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है ना। तो इसको कैसे चेक करोगे,
रिपोजिटरी के पास यहाँ पर मेथड होती है फाइंड बाई आईडी, एक मेथड होती है इसके पास फाइंड बाई आईडी। इसमें क्या पास करेंगे अपन यहाँ पर एम्प्लॉय की आईडी डॉट गेट नंबर। जैसे अपन इस मेथड को कॉल करेंगे, ये मेथड किसका ऑब्जेक्ट देगी हमें यहाँ पर एम्प्लॉय क्लास का। इसका ऑब्जेक्ट देगी हमें यहाँ पर ये एम्प्लॉय क्लास का। ठीक है ना। तो जावा में 8 में एक मेथड होती है यहाँ पर ऑप्शनल, तो उसका ऑब्जेक्ट रिटर्न करती है, तो अपन ने यहाँ पर किस मेथड को कॉल कर दिया, यहाँ पर उसकी गेट मेथड को कॉल कर दिया है। चलो ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि ये जब भी हम यहाँ पर इस मेथड को कॉल करेंगे फाइंड बाई आईडी मेथड को, तो हमें यहाँ पर किसका ऑब्जेक्ट देगी, यहाँ पर ये ऑप्शनल क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करती है। वो किस टाइप का होगा हमारे यहाँ पर एम्प्लॉय टाइप का। वही करके मैंने इसको नेम दिया इस रेफरेंस वेरिएबल को। ठीक है, इससे मुझे क्या चाहिए, एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए, तो अपन क्या लिखेंगे ओए डॉट गेट मेथड को कॉल करेंगे। इससे क्या मिलेगा हमें यहाँ पर एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा मिलेगा। तो इसका मतलब है कि ये ऑब्जेक्ट जो है ना वो यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, जैसे अपन यहाँ पर इस मेथड को कॉल किया, एक काम करो, इसकी जरूरत भी नहीं है, मैं यहाँ पर एक कंडीशन लगा देता हूं, इफ कोई डॉट अगर ये एम्प्टी है, इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है। और अगर ये एम्प्टी, हेलो मीटिंग एंड होगी तो ज्वाइन करिएगा फिर से। ओके अब मैं फिर से रिकनेक्ट कर रही हूँ मीटिंग को। एवरीवन प्लीज बी विद अस।